तो ये हो गया आपका NH3, इसके साथ किसका रिएक्शन होगा, H प्लस के साथ रिएक्शन होगा, राइट। तो NH3 को हम फिर से लिख लेते हैं। एक H प्लस आया यहाँ से रिएक्शन करने के लिए, तो ये H प्लस डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करेगा, नाइट्रोजन शेयर करेगा इस तरह से, और इधर जो होगा वो 3 हाइड्रोजन होगा। ओके, बट क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल जो हाइड्रोजन का चार्ज था वो +1 चला जाएगा एमोनियम आयन पे। तो डेफिनेशन फिर से क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका सिलेबस में 2 ही एग्जांपल है, एक है हाइड्रोनियम आयन और दूसरा है अमोनियम आयन। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगा, द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द सेम एटम इज नोन एज covalent coordinate bond. This is why this is called covalent coordinate bond, because this is the type of covalent bond, because here in this case not electron is transferred, only electron is shared, that's why this is called covalent coordinate bond. उसका दूसरा भी नाम है dative bond। क्या नाम है, dative bond। और coordinate bond फॉर्मेशन के लिए 3 कंडीशन चाहिए होता है। नंबर 1, लोन पेयर जरूरी होता है, वन ऑफ द बॉन्डेड एटम का लोन पेयर रहना जरूरी होता है, अगर लोन पेयर रहेगा तभी वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा, मतलब एक डोनर एटम चाहिए होता है। नंबर 2 क्या है, जो कमिंग एटम होगा जो रिएक्शन करने के लिए आ रहा है उसका डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी होता है। ओके श्योर, और दोनों ही नॉन मेटल होना चाहिए, जो बॉन्डिंग होगा दोनों के बीच में दोनों ही नॉन मेटल होना चाहिए। ये 3 कंडीशन होगा तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो पाएगा, राइट। तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड तीनों कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक सो, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और एक क्वेश्चन आता है, अमोनियम आयन जब फॉर्म होते हैं दूसरा आयन प्रेजेंट जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया, अमोनियम आयन जब फॉर्म होता है तो दूसरा आयन जो प्रेजेंट होता है वो OH माइनस आयन होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होता है। OH माइनस आयन और हाइड्रोक्सिल आयन होता है जो बेसिक कैरेक्टर होता है सॉल्यूशन उसमें। ओके, तो क्वेश्चन आपका समझ में आ गया, क्या क्वेश्चन आएगा यहाँ से, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है अमोनियम का तो दूसरा आयन सॉल्यूशन में जब जो प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम आप लोगों को पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा, ये होगा आपका आंसर, which is known as hydroxyl ion, which is known as hydroxyl ion. This is your answer, or OH minus ion. Okay, right? तो आप प्रॉपर्टीज पे आते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईसीएससी का सबसे क्वेश्चन अभी जो ट्रेंड दिख रहा है, आईसीएससी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से ही आता है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, तो अब पहले हम प्रॉपर्टी को जान लेंगे, उसके बाद दोनों कंपाउंड का हम कंपैरिजन करेंगे तो दोनों का प्रॉपर्टी में डिफरेंस कैसा है। ओके, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में पहले जो प्रॉपर्टी है वो है स्टेट। तो स्टेट का मतलब क्या है, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, नो। स्टेट का मतलब है सॉलिडिटी, लिक्विडिटी और गैसियस। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो एक्चुअली सब्सटेंस ये तीनों स्टेट में रहता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो स्टेट का जो आयनिक कंपाउंड है ऑलवेज सॉलिड स्टेट में रहता है, सॉलिड, और ये कोवेलेंट कंपाउंड आइदर लिक्विड और गैसियस, लिक्विड और गैसियस स्टेट में रहते हैं, गैसेस होता है। ओके, क्यों होता है ये क्वेश्चन यही है ना सर, आपने तो बता दिया स्टेट सॉलिड होगा इलेक्ट्रोवेलेंट का और ये होगा लिक्विड और गैसेस। क्यों होगा क्वेश्चन है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है वो आयन से फॉर्म होता है, मतलब एक प्लस और एक माइनस।
तो वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच इज नोन एज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एग्जिबिटेड बिटवीन देम। तो जो बॉन्डेड एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट्स व्हाई द इंटरमॉलिक्यूलर गैप और इंटर एटॉमिक जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, तो ये सॉलिड हो जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड में एक्चुअली दे आर फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर फाउंड बाय द नॉन मेटल्स। दैट्स व्हाई there is no strong force like electrostatic force of attraction, only van der Waals, weak van der Waals force of attraction is exhibited between the bonded atoms। क्या है यहाँ पे, क्या है क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, राइट। और यहाँ पर क्या है, van der Waals फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो ये थोड़ा वीक होता है, इसीलिए जो मॉलिक्यूल का गैप हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए ये लिक्विड एंड गैसियस होता है। लिक्विड एंड गैसियस का एक प्रॉपर्टी भी है जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो स्टेट आप लोगों के समझ में आ गया। अब आते हैं वोलाटिलिटी। सेकेंड पॉइंट क्या है, वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी क्या है, मतलब अगर इस सब्सटेंस को आप हीट करोगे तो ऑब्जेक्ट को तीन स्टेट है, मैंने बता दिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड को हीट करोगे तो क्या होता है, लिक्विड हो जाता है। लिक्विड को हीट करोगे, हीट अप्लाई करोगे तो क्या होता है, वो गैसियस स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन कोई कोई सब्सटेंस है जो वोलाटाइल होता है, लाइक पेट्रोल। क्या होता है, आप अगर खुला छोड़ दोगे तो डायरेक्ट गैस में ट्रांसफर हो जाता है, राइट। तो इसे हम इस प्रॉपर्टी को हम वोलाटिलिटी बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है नॉन वोलाटाइल है। क्या है ये, नॉन वोलाटाइल। ओके, और ये क्या है, वोलाटाइल। ये है नॉन वोलाटाइल और ये है वोलाटाइल। क्यों नॉन वोलाटाइल है, क्यों वोलाटाइल है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो ऑपोजिट कैरेक्टर है, दो ऑपोजिट कैरेक्टर में ज्यादा फोर्स होता है। और यहाँ पे वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए ये लोग वोलाटाइल, ज्यादातर वोलाटाइल होता है और ये नॉन वोलाटाइल होता है। ओके, अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड, अब क्या है पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एमपी एंड बीपी। एमपी एंड क्या है, बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इन लोगों का बहुत हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा इन लोगों का, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और कोवैलेंट कंपाउंड का इलेक्ट्रोवैलेंट और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। क्यों होगा, फिर से वही रीजन, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो गैप होता है बहुत छोटा होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर जो गैप होता है और स्पेस होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट्स व्हाई they have high melting point and boiling point in case of electrovalent or ionic compound, and in case of covalent compound due to the large gap between the molecules and presence of weak van der Waals force of attraction they have low melting point and boiling point. Okay, conduction of heat, conduction of heat, so generally they are good conductors of heat, गुड कंडक्टर्स, और ये पुअर कंडक्टर्स, बैड नहीं बोलूंगा, पुअर। क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल से बना हुआ होता है। ओके,
तो जनरली दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं और ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। ओके, अब 1 2 3 4 नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है और कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है। ओके, तो एक्चुअली molten or in aqueous state good conductors, generally they are poor conductors or non-conductors, exception है H2O, HCl, HBr, HI, HF, क्यों? तो मैंने क्या क्या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड नॉर्मल स्टेट में जो इसका ओरिजिनल स्टेट होता है नॉन कंडक्टर होते हैं। अगर उसे हम मॉल्टेन स्टेट में लाओगे और एक्वस सॉल्यूशन में अगर उसको वाटर से डिसॉल्व कर दोगे वाटर में, तब ये गुड कंडक्टर्स होगा। ओके, क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ऑलरेडी आयन से ही बना हुआ होता है, लाइक सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl-। अगर वो ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो सेपरेशन नहीं होगा। जब सेपरेशन आयन में जब सेपरेशन होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी शो करेगा। तो वो कब शो करेगा? जब वो मॉल्टेन स्टेट में आएगा, मतलब उसको आप हीट देके थोड़ा सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड स्टेट में अगर ला दोगे तब होगा, और अगर एक्वा स्टेट में लाओगे मतलब उसमें अगर उसको वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। क्लियर? रीजन क्या है? दे आर फॉर्म्ड बाय द आयंस, दिस इज द रीजन। अब ये पुअर कंडक्टर्स क्यों है? इसमें तो आयन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें आयन प्रेजेंस होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग देखेंगे फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है। तो ड्यू टू दैट रीजन द मॉलिक्यूल और द सब्सटेंस व्हिच ओनली कंडक्ट्स आयंस दे कैन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो कोवेलेंट कंपाउंड में आयंस नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें तो मॉलिक्यूल में नॉन मेटल में बॉन्डिंग होता है, तो आयंस का कोई जरूरत ही नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेप्शन कुछ है, जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आ जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी शो करता है। ओके, इन द एक्वा स्टेट, माइंड इट, इन द एक्वा स्टेट, नॉट इन गैसियस स्टेट बाय द वे। तो HCl को अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा? H+ एंड Cl- हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H+ एंड Cl- में डिवाइड हो जाएगा, तब ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। तो ये है एक्सेप्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो आयन में इसे हम आयोनाइजेशन बोलते हैं, ये आयंस में सेपरेट हो जाता है, तो तब ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी शो करता है। जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, देयर इज एक्सेप्शंस। H2O, HCl, H2O, सिर्फ H2O नहीं होगा, प्योर वाटर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, इसमें एसिड का प्रेजेंस होना चाहिए और सॉल्ट का प्रेजेंस होना चाहिए, तब वाटर बन जाएगा आपका गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हम देखेंगे, कोई बोलता है वेट हैंड में आप कोई स्विच ऑन और ऑफ नहीं कीजिए, कोई प्लग को पुश और पुल नहीं कीजिएगा, मतलब कोई खोलना लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वाटर क्या होता है? गुड कंडक्टर्स बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो थ्रू द वाटर करंट आपका शरीर से फ्लो हो जाता है। ओके, HCl भी ऐसा ही कुछ होता है, ये वाटर में जब डिसॉल्व करोगे HCl को तो H+ एंड Cl- में डिवाइड हो जाता है, लाइक HBr, HN एंड HF, दैट्स व्हाई दे शो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ आते हैं सॉल्युबिलिटी पे।
तो आते हैं सॉल्युबिलिटी पे। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? तो ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड है, किस में सॉल्युबल होता है, कौन सा टाइप ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, ये क्वेश्चन है। तो एक्चुअली दे आर डिसॉल्व इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट लाइक यूनिवर्सल सॉल्वेंट ऑफ लाइक वाटर। तो ये लोग वाटर में डिसॉल्व होते हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। ओके, क्लियर? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। श्योर? अब कोवलेंट कंपाउंड किस में डिसॉल्व होता है? पोलर सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, वाटर। इसमें वाटर एग्जांपल होगा, सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा? वाटर। अल्कोहल भी होगा यहाँ पे, ईथर भी होगा, क्योंकि दे आर पोलर। ओके, पोलरिटी अगर रहेगा तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएगा। पोलरिटी का मतलब क्या है? जो चार्ज सेपरेशन होता है प्लस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा। अगर नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा। अच्छा, तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है इन इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड, और ये बेंजीन में डिसॉल्व होता है, टोलुइन में डिसॉल्व होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व होता है। ओके, तो C6H6 is the formula of benzene, C6H5H3, C6H5CH3 ये टोलुइन का फॉर्मूला है। ओके, देखेंगे हम लोग बाद में। आप देख लिए CS2 कार्बन डाइसल्फाइड इसमें होता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें डिसॉल्व होता है। और जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, पोलर जो है लाइक H2O, HCl, H2O तो एक खुद ही एक सॉल्वेंट है, H2O को छोड़ के HCl, HBr, HI, HF ये वाटर में भी डिसॉल्व होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलरिटी इन इट। क्योंकि इन लोगों का चार्ज सेपरेशन होता है। तो चार्ज कैसे होता है, थोड़ा सा डायग्राम भी हम देख लेते हैं, इतना डिटेल्स में जा रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं। देखिए H2O क्यों पोलर होता है? तो ये होगा O, ये होगा H, आपका H2 आ गया, राइट? तो ये होगा माइनस डेल्टा, ये हो जाएगा आपका प्लस डेल्टा। जब HCl आता है ना, वो तो खुद भी चार्ज सेपरेटेड है, ये भी माइनस डेल्टा होगा, ये भी प्लस डेल्टा होगा। तो इसका माइनस इसका प्लस को अट्रैक्ट करेगा और इसका माइनस इसका प्लस। तो मतलब क्या होगा? इधर थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगा, ये वाला पार्ट माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा को अट्रैक्ट करेगा और Cl माइनस इधर आ जाएगा। ओके, क्लियर? तो प्लस प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, तो इधर आ जाएगा। इस तरह से बॉन्डिंग होकर जो वीक बॉन्डिंग होता है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वो फॉर्म होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो फॉर्म होता है, तब ये डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। एक्चुअली जो कोवलेंट कंपाउंड है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, मैक्सिमम एक्सेप्शन नेवर बीन एन एग्जांपल, बट जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होता है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। शुगर वाटर में कैसे डिसॉल्व होता है? शुगर तो एक कोवलेंट कंपाउंड है, कैसे डिसॉल्व होता है? अगर क्वेश्चन मैं करता हूँ सॉल्ट एंड शुगर में, टेबल सॉल्ट एंड शुगर में, NaCl एंड शुगर जो C12H22O11 है जिसका फॉर्मूला, वो कैसे डिसॉल्व होता है? एक्चुअली सॉल्ट होता है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कुछ इस तरह से रिएक्शन होता है, H2O। ओके, इस तरह से रिएक्शन होता है। पोलर है, जो नेगेटिव पार्ट ऑक्सीजन है वो सोडियम को अट्रैक्ट करता है, जो हाइड्रोजन प्लस पार्ट है वो Cl माइनस को अट्रैक्ट करता है, तो इजीली डिसॉल्व होता है, कुछ फ्यू सेकंड्स में डिसॉल्व हो जाता है। मगर शुगर क्या है? शुगर का डिसॉल्व करने का तरीका ये है कि वाटर का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, गैप होता है, उसमें घुस जाता है शुगर मॉलिक्यूल, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। ओके, अगर आप हीट कर दोगे वाटर को तो उसमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है और शुगर जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। ये थोड़ा ज्यादा पार्ट था, तो क्लियर हो गया आप लोगों का। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी आपका हो गया, अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस पे। सॉल्युबिलिटी हो गया, अब आप इलेक्ट्रोलाइसिस पे आ जाइए। तो इलेक्ट्रोलाइसिस दे कैन बी इलेक्ट्रोलाइज्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड कैन बी इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो मतलब क्या? इन मोल्टेन और एक्वा स्टेट जो कंडक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी था, वही आंसर यहीं पे चिपका देंगे हम लोग। तो क्या होगा, दे कैन बी इलेक्ट्रोलाइज्ड और दे कैन बी इलेक्ट्रोलाइज्ड इन द मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट, मतलब उसको मोल्टेन स्टेट में लाओगे, गला दोगे, और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में लाओगे मतलब वाटर में डिसॉल्व कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, दे कैन बी इलेक्ट्रोलाइज्ड। क्यों होगा ये, क्यों होगा, क्योंकि वो आयन में सेपरेशन हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोसिएशन। इसे हम क्या कहते हैं, जब आयनिक कंपाउंड थोड़ा रिस्पेक्टिव आयन में सेपरेट हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसोसिएशन, राइट। तो आयन में डिसोसिएशन हो जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो, दे कैन बी इलेक्ट्रोलाइज्ड और जनरली दे कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैन बी और कैन नॉट बी, कैन बी, कैन नॉट बी, कांट बी, राइट। कैन बी और कांट बी। तो कैन बी का मतलब क्या है, दे कैन बी इलेक्ट्रोलाइज्ड इन मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट, और कैन नॉट का मतलब क्या है, दे कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलाइज्ड इन एनी मैनर, बट देयर इज एन एक्सेप्शन लाइक HCl, HBr, HF, HI and H2O because they are polar covalent compound. Okay, when there is a polar covalent compound, they can be electrolyzed in aqueous state. In aqueous state means mention it or keep it in your mind or keep cementing in your head. Okay, reaction. अब आते हैं रिएक्शन पे। रिएक्शन क्या होगा, ये रैपिड रिएक्शन, रैपिड आयोनिक रिएक्शन शो करता है, रैपिड आयोनिक रिएक्शन शो करता है। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या शो करता है, रैपिड आयोनिक रिएक्शन, मतलब अगर इस कंपाउंड किसी दूसरे कोई एलिमेंट के साथ, कोई कंपाउंड के साथ रिएक्शन होता है तो बहुत फास्ट रिएक्शन होगा इन लोगों का, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड का। तो रैपिड आयोनिक रिएक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये आयन में ही रहते हैं और प्लस और माइनस दूसरे ऑपोजिट कैरेक्टर को अट्रैक्ट करता है, रिएक्शन हो जाता है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, दूसरा बॉन्ड फॉर्म होता है इजीली, क्योंकि दे आर made by ions, okay, opposite ions, that's why they go rapid ionic reaction. In case of covalent compound they undergo molecular reaction, slow molecular reaction। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्लो, आपका आंसर आ जाएगा स्लो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आपका क्या आंसर आएगा, स्लो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्यों होगा, क्योंकि ये आयन में डिसोसिएट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ जो मॉलिक्यूल का चार्ज सेपरेशन होता है लाइक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, वो थोड़ा फास्ट रिएक्शन देता है, बट एक्सेप्शन नेवर बीन एन एग्जांपल। तो जनरली दे शो स्लो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बट व्हेन देयर इज अ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड दे अंडरगो फास्ट आयोनिक रिएक्शन। ओके, श्योर। अब आते हैं डिसोसिएशन। तो इसका क्या होता है, डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का क्या होता है, डिसोसिएशन। और आयनिक कोवैलेंट कंपाउंड का क्या होता है, आयोनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इतना ज्यादा कि देखिए बात ये है ना, जो स्टूडेंट्स आते हैं 70 मार्क्स लाने के लिए, कुछ आते हैं 80 मार्क्स लाने के लिए, कुछ लाते हैं 90 अबव लाने के लिए, और कुछ लाते हैं 98% लाने के लिए और 90 to 100। तो डिफरेंशिएट यही पे हो जाता है। ये डिसोसिएशन क्या है, आयोनाइजेशन क्या है। जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, वो सिर्फ ऊपर ऊपर के चैप्टर पढ़ के चला जाता है, लेकिन क्या डिसोसिएशन है, क्या आयोनाइजेशन है, वो सिर्फ वो 98% वाला स्टूडेंट ही जानता है। तो डिसोसिएशन क्या है, तो डिसोसिएशन है the separation of electrovalent compound, the process of separation of electrovalent compound is known as dissociation। and ionization क्या है, the process of separation of covalent compound is known as ionization। दोनों ही प्रोसेस में, दोनों ही रिएक्शन में क्या होता है, आयन सी फॉर्म होता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड ऑफ ओनली आयंस, तो उसे हम आयोनाइजेशन नहीं बोल सकते क्योंकि वो आयन से ही बना होता है। तो उस प्रोसेस को हम डिसोसिएट बोलते हैं, तोड़ देना। क्या होगा, इसका मतलब है तोड़ देना, दोनों को तोड़ दो। जो प्लस और माइनस से बना है उसको तोड़ दो। और ये क्या, ये आयन से बना नहीं होता, पिछले से इसका कैरेक्टर आयन से बना नहीं होता, ये आयन बाद में फॉर्म करता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आयोनाइजेशन। लुक एट द डिफरेंस। आयोनाइजेशन मतलब अल्टीमेट में आयन फॉर्म होगा,
अगर पिछले आयन नहीं था, वो मॉलिक्यूल था, तब होगा आयोनाइजेशन और ये होगा डिसोसिएशन। ओके, तो डिसोसिएशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज नोन एज डिसोसिएशन। लुक एट द डिफरेंस, द सेपरेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड इज नोन एज आयोनाइजेशन। तो जनरली कोवैलेंट कंपाउंड सबका आयोनाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी जीरो होता है और ऑर्बिटल ऑर्बिटल ओवरलैप होता है। कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है ना, उसका एक स्पेशल टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है जो हम बाद में सीखेंगे हायर क्लास में। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होता है कोवैलेंट कंपाउंड में। तो ये सेपरेशन इतना इजी प्रोसेस नहीं होता, आयन में डिवाइड नहीं होता। सिर्फ जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, दैट्स व्हाई पोलर कोवैलेंट कंपाउंड एंड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है उसी का आयोनाइजेशन होता है, राइट। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, लाइक NaCl। NaCl को आप कैसे लिखोगे, कुछ इस तरह से। इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर हम जब लोग देखेंगे तो Na+ and Cl-, राइट, Na+ Cl-। तो पहले से ही आयन से ही बना होता है, सोडियम क्लोराइड आयन से ही बना हुआ होता है। सिर्फ आयन को आप डिसोसिएट कर दो, दोनों को तोड़ दो। और आयनाइजेशन क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड सब नहीं होता, थोड़ा जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है उसी में आयनाइजेशन दिखा जाता है, जो होगा HBr। तो उसको हम सेपरेशन करेंगे, पूरा सेपरेशन तो नहीं हो सकता लेकिन फिर भी हम लिख सकते हैं H+ Br-। ओके, गॉट इट। तो आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, हम खुद कोशिश करेंगे कि आपका पूरा जो क्वेश्चन होगा, क्वेरीज होगा, वो हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। और जो सबसे ज्यादा अच्छा हैबिट है वो बुक फॉलो कीजिए। वीडियो फॉलो करने के बाद तो पूरा बुक फॉलो कीजिए, पूरा आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई भी क्वेरीज हो, क्लास 10 का स्टैंडर्ड अभी, तो मेरा वीडियो सब कुछ उसमें अवेलेबल है। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए।